दिया था क्या? न्यूरल वाला नहीं, क्वेश्चन हर चैप्टर में ही है, लेकिन वो हाँ डाक डाक लोकोमोशन मूवमेंट का दिया था ना मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस दिया था। लिख दिया ग्रुप में, लिख दे, ज्वाइन इमीडिएटली, डोंट वेस्ट टाइम। बुझते पेरेছো ভুলটা কোথায়? जनरली लोग सोचते हैं 9 अमाइनो एसिड्स में 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स है तो 8 ऑक्टापेप्टाइड है ना, बट इट इज ऑक्टापेप्टाइड में जितना जितना पेप्टाइड कहा जाएगा उतने अमाइनो एसिड्स है, वही कन्वेंशन है, समझे? अगर ऑक्टापेप्टाइड है तो इट इज 8 अमाइनो एसिड्स, 8 अमाइनो एसिड्स, ऑक्टापेप्टाइड 8 अमाइनो एसिड्स, ये याद रखना, समझे? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, फ्रेश क्वेश्चन है ये, एकदम एनसीईआरटी में है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी में है ये, इसीलिए तो बोला था केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ढूंढो, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, बढ़िया क्वेश्चन में आता है ये। एक ही तो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, तो उसमें से तो इधर से भी पूछा जाएगा, क्या दिक्कत है, वो तो नीट का ही पेपर है, केमिस्ट्री में पूछे या जूलॉजी में पूछे, बात तो एक ही है। तो ऑक्टापेप्टाइड मतलब इट इज मेड अप ऑफ 8 अमाइनो एसिड्स, राइट। चलो थायराइड वाला डिस्कशन चल रहा था, है ना, तो थायराइड वाला डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें वो थायराइड का जो डिस्कशन है उसमें क्या भुवनेश्वर, क्या खबर, फीवरिश हो गया? एक महीने में 3 बार फीवर? तो you use mask while moving in Calcutta. The first thing you do is you start using mask every time you come out of your house. These are all modified versions of COVID और कुछ नहीं, हर किसी को हो रहा है, मुझे भी तो मतलब 10 दिन से मेरा ऐसा ही चला पिछले, हाँ हर किसी का, मतलब ये ऐसे में हर मेरा तो लगातार चला 8 दिन, 8 दिन तो होगा ही, परसों रात से थोड़ा सही हुआ, बहुत तबीयत खराब था, उसमें भी क्लास लगातार लिया ही है। अच्छा चलो, तो हम लोग बात करें थायराइड ग्लैंड का। तबीयत खराब होने के लिए मैं आज तक क्लास एब्सेंट नहीं किया, हेल्थ इशू के लिए। Those who know, he knows me, he has seen me for some time, he has seen me for a fairly ये, तो मैंने अभी तक कभी कोई नहीं कह सकता कि बुखार के लिए मैंने छुट्टी लिया है, I've never। और मैं देखता रहता हूँ कितने लोग तबीयत खराब है हेल्थ इश्यूज लिख के छुट्टी ले लेता है, तो मेरे होता नहीं है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है। एनीवे चलो, तो मैंने कहा था ब्लड एसिनर सेल, एसिनर स्पेस कहा था, ये कहा था मैंने, और इसको डिवाइड किया था, याद है, और इसमें आयोडीन ये मूव करेगा फ्रॉम हियर टू हियर, कौन हेल्प करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी से पता चलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द एसिनर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना, एसिनर सेल्स मतलब थायरोफॉलिकुलर सेल्स। तो आयोडीन इधर गया, इधर से आयोडीन इधर आया, दिस आयोडीन अटैचेस विद थायरोग्लोब्यूलिन, बताया था पिछले दिन, टू फॉर्म मोनोआयोडोटायरोसिन, monoiodotyrosine, another iodine with diiodotyrosine, with iodine to give diiodotyrosine,
This again associates with monoiodotyrosine. The type of reaction is called coupling reaction. Coupling reaction. It will give you T3. Again, it will associate with one iodine to give you T4, which is also called thyroxine. Which is also called thyroxine. है ना? तो thyroxine जो है, this will come from here to here. मैंने बताया था आपको. It will lose one iodine to form T3. This is the most active form. Most active thyroid hormone का नाम है T3, not T4. So T3 has to act. So iodine जो निकलेगा यहां से, that will be compensating this one. And then T3 will again come here. And T3 will come in the blood. This is the active form. And जो भी thyroid hormone का actions होता है, that is due to the presence of T3 in the blood. Now T4 partly it will convert. ये जो conversion होगा वो partly होगा, जितना जरूरत है उतना होगा. And the remaining T4 will be here. And this T4 will be stored in the form of PBI, full form plasma binding iodine. मैंने पढ़ाया था plasma binding iodine. So as PBI, which is called plasma binding iodine. So plasma binding iodine जो है, मैंने आपको पढ़ाया था, thyroid hormones are the only hormones which are stored in the body in the form of colloids. बताया था मैंने. So storage within the body in the form of colloids as plasma binding iodine. ठीक हो गया. So this is all about the mechanism of the action of thyroid hormones. अब जरा देखिए, during this entire mechanism of action of the thyroid hormones, the diseases of the thyroid hormone, पहला condition पढ़ते हैं हम लोग, hypothyroidism. तो hypothyroidism जो है, that is lack of synthesis of T3 and T4. अच्छा, उससे पहले एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, T3 T4 का फंक्शन, मतलब थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन. तो जरा पढ़िएगा थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन. सो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. पहले ये पढ़ा लेते हैं, फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. थायराइड हार्मोन्स, तो थायराइड हार्मोन्स क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा. याद रखिएगा, टीएसएच जो है, इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. एनाबॉलिक हार्मोन टीएसएच जो है, इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, मतलब एनाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा. ठीक. लेकिन T3 T4 जो है, ये जो है, दीज आर कैटाबॉलिक हार्मोन्स. ये कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा. मतलब कैटाबॉलिज्म को अगर प्रमोट करेगा तो दैट मींस ब्रेकडाउन को प्रमोट करेगा. देखो पढ़िए एनसीईआरटी एक बार पढ़िए. पर थायराइड हार्मोन से फंक्शन पर, हाँ ওখান থেকে না 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 हाँ, थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वो वाला. रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट. रुक जाइए. रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर. बीएमआर माने बेसल मेटाबॉलिक रेट. किसको कहते हैं हम लोग पढ़ाएंगे, फिर बोलिए. एरिथ्रोपोएसिस. तो एरिथ्रोपोएसिस को प्रमोट करेगा. बोलो. तीनों का. तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों का. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तीनों का मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा, है ना. और यही मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा मतलब ब्रेकडाउन करेगा. अल्टीमेटली बीएमआर विल बी इंक्रीज्ड. सो इसीलिए बीएमआर इंक्रीज. बोलो नेक्स्ट. ये एग्जाम में भूल होगा आपका. ये एग्जाम में ये लाइन जो है, बाकी लाइन याद रहेगा, लेकिन ये लाइन आप भूलोगे. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द बॉडी, ये जो लाइन है, ये अक्सर गलती होता है. वेरी कॉमन मिस्टेक ये लाइन. तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. एनीथिंग एल्स? আর কিছু আছে? দরকার নেই, পরে হবে.
सो रेगुलेशन ऑफ बीएमआर हो गए लोग? डेफिनेटली इनडायरेक्टली हेल्प करता है, डायरेक्ट थोड़ी ना हेल्प है। डायरेक्टली हेल्प कैसे करेगा? एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स को प्रमोट कर इन्फ्लुएंस करता है, तब जाके वो रेगुलेटेड होता है। बताएंगे हम। तो हर एक पॉइंट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबसे पहली बात तो ये है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी समझना पड़ेगा आपको। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट liberated in kilocalorie per square meter body surface per hour. So amount of heat liberated in kilocalorie per square meter body surface per hour. So heat liberated in kilocalorie per square meter body surface per hour. TSH एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक नहीं है, ये सिनर्जिस्टिक है। बताएंगे हम। अरे वो अलग चीज है, लेकिन एक का सिक्रीशन दूसरे का सिक्रीशन को प्रोमोट करेगा या इनिबिट करेगा, उसके ऊपर। TSH अगर सिक्रीशन हुआ तो उसको इनिबिट करेगा क्या? उस तरह से एंटागोनिस्टिक नहीं है, जैसे ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन वाला एंटागोनिज्म नहीं है इसमें। इसका एक रिलेशनशिप है, बताएंगे हम, रुक जा। अब देख, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस पर आवर 12 to 18 hours आफ्टर full meal. 12 to 18 hours after full meal, which is called the post-absorptive period. (12 to 18 hours after full meal, that is post-absorptive period, under complete mental and physical rest. Under complete mental and physical rest. Though awake है ना? तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस पर आवर 12 to 18 hours after full meal, that is the post absorptive period, under complete mental and physical rest, लेकिन जगा रहेगा, though awake, at normal condition of temperature, pressure and humidity. Normal condition of temperature, pressure and humidity. तो इस कंडीशन में क्या होगा? We call it the basal metabolic rate. इसमें adult male, the value is approximately 40 kilocalorie per square meter body surface per hour, और adult female, that is approximately 37 kilocalorie per square meter body surface per hour, है ना? तो adult male and adult female में दो values दिया गया है ना? तो this is actually called BMR, basal metabolic rate. और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन लिखा हुआ है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटाएगा और ये घट जाएगा तो उसको बढ़ाएगा, याद रखिएगा। तो रेगुलेशन का मतलब है अगर इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज कर सकता है। कौन? थायराइड हार्मोन। मतलब अगर थायराइड हार्मोन का रिलीज होगा, एक्शन होगा, तो बीएमआर इंक्रीज करेगा, और अगर थायराइड हार्मोन कम एक्शन होगा तो बीएमआर रिड्यूस करेगा। सो बाय दिस इट कैन रेगुलेट। तो इसका आंसर तो एग्जाम में कर सकते हो, एजर्शन रीजनिंग में कर सकता है ना? वेरी मच इन द सेम वे एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस में क्या है? एकदम थायराइड हार्मोन प्रोमोट्स एरिथ्रोपोएसिस, क्योंकि जब मैच्योरेशन ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ बोन मैरो है, वो जो मैच्योरेशन होता है प्रिमिटिव सेल्स ऑफ बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, उसको हिमोपोएटिक स्टेम सेल में कन्वर्ट करता है थायराइड हार्मोन्स। बुझते पारले? सो थायराइड हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द प्रिकर्सर स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो इनटू the hemopoietic stem cells. तो उस कंडीशन में it helps in the maturation of the bone marrow cells of the bone marrow, and therefore hemopoiesis or erythropoiesis. So progenitor माने pluripotent, pluripotent माने progenitor. तो इसी तरह से ये होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसमें मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन अगर होगा तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस तरह से हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होकर ग्लूकोज बनेगा, तो उसके बाद
जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, वो एंटायर फेनोमेना जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। मतलब देखिए, कार्बोहाइड्रेट इसका डाइजेशन होगा, दैट इज डाइजेस्टेड, मान के चलिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फेट क्या है? ग्लूकोज विल एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस, इट विल कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट। मैकेनिज्म इज ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता है। और ये पाइरुवेट एक तरफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, राइट। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन। क्या? और फर्मेंटेशन का दो कैटेगरी होता है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, या तो इथेनॉल बन सकता है ना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में साइकिल में जाएगा, दैट इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल बनेगा। तो मान के चलिए दिस इज द फेट ऑफ ग्लूकोज एंड इन दिस प्रोसेस इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? एनर्जी। बीएमआर अगर इंक्रीज करवाना है तो एनर्जी देके इंक्रीज करवाना पड़ेगा ना। So that is the mechanism of breakdown of glucose or utilization of glucose to regulate the BMR. बुझते पड़ ले? Very much in the same way अगर आप प्रोटीन्स के बारे में बात करते हो, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है? अगर प्रोटीन्स के बारे में बात करें, प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन्स का डाइजेशन होके क्या बना? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बना ना। तो अमाइनो एसिड का दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है डीएमिनेशन, जिसको आप डीएमिनेशन कहते हो। तो डीएमिनेशन होके क्या बनेगा? फैटी एसिड। डीएमिनेशन होके क्या बनेगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन अगर होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, है ना, प्लस एनर्जी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए अगेन एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। हो गया। तो ये एक प्रोसेस है बाय विच अमाइनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह पे इसका डिस्कशन भी आएगा, जो मैं कॉर्टिसोल जब पढ़ाऊंगा बेटा, तब एक जगह पे कॉर्टिसोल में लिखा हुआ है कि inhibits the cellular uptake of amino acid, cellular uptake and utilization of amino acid। মনে আছে উম্মে? ভুলে গেছিস? inhibits the cellular uptake and utilization of amino acid लिखा है ना कॉर्टिसोल में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब कहां हो रहा है? सेल में हो रहा है। ये जो एंटायर चीज कहां हो रहा है? दिस इज ऑकरिंग इनसाइड सेल। ये कहां हो रहा है? इनसाइड द सेल। सेल्स के अंदर हो रहा है ना, इनसाइड सेल। तो सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड मतलब ये। अगर कॉर्टिसोल में भी, कॉर्टिसोल इसको इनहिबिट करता है, थायरॉक्सिन इसको प्रमोट करता है, थायरॉक्सिन इसको प्रमोट किया, बट सॉरी, थायरॉक्सिन इसको प्रमोट किया, कॉर्टिसोल इसको इनहिबिट किया। दैट मींस इन दैट एस्पेक्ट थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिसोल आर एंटागोनिस्टिक। ठीक है? तो एनीवे, तो ये वाला हो गया। अब जरा देखिए फैट्स तो डायरेक्टली बीटा ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर फैट हो गया तो फैट्स का जो डाइजेशन होता है, फैट्स का डाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? हर किसी को पता है माय डियर, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हर किसी को पता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, है ना। देखो फैटी एसिड क्या होगा? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन अभी मैंने पढ़ाया। बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, बताया मैंने अभी। एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच गेट्स इनटू क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ये एक पार्ट हो गया। ग्लिसरॉल का क्या होगा? ग्लिसरॉल विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-PGALD। ये कन्वर्ट होगा। 3-PGALD क्या? इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है 3-PGALD। तो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट अगर 3-PGALD हो गया, देन इट विल अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म पाइरुवेट। तो फाइनली ग्लाइकोलाइसिस होकर ये पाइरुवेट बनाएगा और वही सेम प्रोसेस अंडरगो होगा फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो फैट भी ब्रेक डाउन होके अल्टीमेटली यही सब प्रोसेस अंडरगो करेगा। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा सीधा कि कोई भी न्यूट्रिएंट अगर यूज करें हम लोग, उसका ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा, दैट ब्रेकडाउन इज कैटाबॉलिज्म। जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं आएगा, तब तक बीएमआर का रेगुलेशन नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग। एनीवे, उसके बाद देखो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये कैसे करेगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ultimately it will allow the movement of Na+, क्योंकि thyroid hormones will increase the secretion of aldosterone। thyroid hormone T3 T4 जो है, T3 generally it will stimulate the adrenal cortex
it will actually stimulate না ওটা ইয়ে করছে এক সেকেন্ড হ্যাঁ it will inhibit the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone का फंक्शन क्या है? तो aldosterone release will be inhibited. Aldosterone का फंक्शन क्या है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है in the renal tubule. तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन from the renal tubule, सोडियम will move away into the blood and उसके साथ साथ पानी भी मूव करेगा, वाटर भी मूव करेगा. तो अगर देखो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करेगा कौन? एल्डोस्टेरॉन. तो एल्डोस्टेरॉन का इनहिबिशन करेगा थायराइड हार्मोन्स. जैसे अभी मैंने बताया कॉर्टिजोल का एंटागोनिस्टिक काम करेगा, वेरी मच इन द सेम वे एल्डोस्टेरॉन का भी एंटागोनिस्टिक काम करेगा. समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन्स विल इनहिबिट द एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो कॉर्टिजोल का भी एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स का इसका भी एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, वो वेदर इट इज कॉर्टिजोल और वेदर इट इज दिस वन, है ना. चलो हो गया. इसको लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा माय डियर? अब जरा देखिए, तो ये सब पॉइंट्स मैंने बताया. अब हम लोग आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में. चलिए एक डिस्कशन करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का केस 1, फर्स्ट केस. तो हम लिखते हैं T3 T4 विल डिक्रीज. तो केस 1 हम लोग कंसीडर करें इन विच लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट. तो अगर डाइट में आयोडीन कम आया तो क्या होगा? इफ देयर इज लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट तब क्या होगा, है ना. अब जरा देखिए, आयोडीन अगर डाइट में कम आएगा तो सोचिए, ये देख आयोडीन कम आया, लेकिन आयोडीन कम आया मतलब T3 T4 सिंथेसिस कम हुआ. देखिए इसका मतलब लैक ऑफ T3 T4 सिंथेसिस, और T3 एंड T4 सिंथेसिस अगर कम हो गया, देन व्हाट विल हैपन? द BMR विल डिक्रीज. BMR विल डिक्रीज, और BMR बॉडी का, BMR तो बॉडी का तो एक एनर्जी चाहिए. तो अगर BMR डिक्रीज हुआ तो व्हाट विल इट डू? ध्यान से देख, व्हाट विल इट डू? इट विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. ध्यान से देख, it will give a positive feedback to hypothalamus. Hypothalamus will secrete, increase the secretion of TSH, RH. It will stimulate the adenohypophysis, anterior pituitary. It will stimulate the adenohypophysis, my dear. Adenohypophysis जैसे ही stimulated हुआ, then TSH will be released. It will help in the release of TSH, and TSH will act on the helps in the contraction of the thyrofollicular cells. क्योंकि TSH को तो कुछ पता नहीं है. TSH does not know that you are not taking iodine. TSH को थोड़ी ना पता है, या हाइपोथैलेमस को थोड़ी ना पता है कि आप आयोडीन नहीं ले रहे हो. अगर आप आयोडीन नहीं ले रहे हो तो TSH को पता नहीं, हाइपोथैलेमस को पता नहीं. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज TSH विल कंटिन्यू टू स्टिमुलेट द थायरोफॉलिकुलर सेल्स, और थायरोफॉलिकुलर सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता रहेगा, और हाइपर एक्शन लीड्स टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स. वेरी मच इन द सेम वे इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कराया तो हाइपरट्रॉफी, दैट मींस गॉइटर. समझे? सो that will cause contraction. So increased contraction, that is hyperaction. Hyperaction leads to the hypertrophy of the thyroid gland, and ultimately that will cause goiter. तो goiter का concept आपको समझ में आया? क्यों हम लोग कहते हैं goiter? Why goiter occurs? ये समझ में आया? और इस कंडीशन में सोचिए TSH बढ़ता रहा. TSH बढ़ेगा तो क्या होगा? एनाबॉलिक हार्मोन. तो मोटापा आएगा. मोटापा आएगा, काम नहीं करने का मन कर रहा है, हार्ट रेट लो, पल्स रेट लो, सांस एकदम स्लो, क्लैमी स्वेट, कोई काम नहीं करेगा, चुपचाप बैठा हुआ है. टिपिकल फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ऐसा ही और एक कंडीशन देखिए एनसीईआरटी में. ये केस 1 है जहां पे हम आयोडीन नहीं खा रहे हैं. केस 2 देखते हैं माय डियर. केस 2 केस 2 इधर, केस 2 ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म.
सो हाइपो एनसीईआरटी किस तरह से लिखा है और एक्चुअली क्या होता है, देखिए एनसीईआरटी एक अजीब काम किया है। एनसीईआरटी सीधा बोल दिया कि भाई कंसीडर कीजिए अ प्रेग्नेंट लेडी सफर्स फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, ये स्प्रेड करेगा, तू मास्क क्यों नहीं पहना? व्हाई डिड नॉट यू वेयर मास्क? यू शुड हैव वर्न मास्क। है मास्क आपके पास? नहीं है? यू शुड हैव, ये आज मास्क यूज करना ही चाहिए, नहीं तो क्या है कि सबका तबीयत खराब होगा, क्योंकि ये हाँ इसका नहीं, इसका फेज चल रहा है, इसका फेज ओवर हो गया, मेरा फेज ओवर हो गया, लेकिन तेरा फेज चलना चालू हुआ। अब ये स्प्रेड करने की जगह पे है, हमको नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा, लेकिन बाकियों को होगा। तो एक काम कर, पहला काम कर, पीछे जा, पीछे बैठ। नहीं, मैं नहीं चाहता किसी का तबीयत खराब हो इस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि मेरा फेज चला गया, वो वायरस लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, वायरस लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। वंस द वायरस कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, कुछ दिन के लिए जब तक टी मेमोरी एक्टिव है तब तक वो उसको रोक देगा। इसका भी वही है, मेरा भी वही है, लेकिन तुम लोगों का वैसा नहीं है, इसीलिए बोला। इसका भी तबीयत खराब था 2-3 दिन पहले, तेरा तबीयत कभी कैसा है? ठीक है ना? तुझे भी होने का संभावना कम है। मास्क यूज करना हमेशा, किसी को भी कफ होगा ना इस दौरान, हमेशा यूज मास्क। और कोलकाता में घर से बाहर मास्क ही पहनो। मैं क्यों नहीं पहनता अब पूछ सकते हो, लेकिन मैं तो गाड़ी से जाता हूं, तो घर से निकलता हूँ, गाड़ी में चढ़ता हूँ और इधर उतरता हूँ, जाने के टाइम भी वही, तो इसीलिए आई डोंट वेयर मास्क। नहीं तो और मेरा एक प्रॉब्लम है, ग्लास है ना, ग्लास में मास्क पहनना बहुत दिक्कत है, क्योंकि वेपर हो जाता है। दिस इज अनदर रीजन। तो मास्क पहनो बेटा। कोलकाता में इतना वायरल लोड, बैक्टीरियल लोड है ना, तुम सोच नहीं सकते, पर्टिकुलरली इन कैलकाटा। बट 2 थप्पड़ मारेंगे बेकार का। ये कृष्णा बहुत बदमाश है, नाम ही कृष्णा है। उसको जस्टिस कर रहा है तू? কিরে ইসলামপুর, তুই কেমন আছিস? বাড়িটারি যাচ্ছিস? বাড়ি থেকে কেউ আসেনি এখনো পর্যন্ত? আচ্ছা, ইসলামপুর হাই স্কুলে আমি গেছি জানিস? তুই হাই স্কুলের ছাত্র? ও, আমি গেছি ইসলামপুর হাই স্কুলে, অনেক আগে গেছি অবশ্য, কিন্তু আমি, हाँ, पढ़ने क्यों जाएंगे, प्रोग्राम करने, लेक्चर देने गया था। वो तो जाते थे हम। इस्लामपुर हाई स्कूल क्या है, अच्छा जगह है, अच्छा जगह है नहीं। इस्लामपुर जाने के बाद मुझे लगता है सिलीगुड़ी तो आ ही गया, तो वही अच्छा लगता है मुझे। और सिलीगुड़ी आ गया मतलब हिल्स तो दिख ही जाएगा, तो इसीलिए अच्छा लगता है। नहीं, नाइस प्लेस। वंस यू गो बियॉन्ड रायगंज, यू नो, आफ्टर रायगंज इट इज वेरी गुड। रायगंज के बाद ये आता है, उसके बाद इस्लामपुर आता है, अच्छा जगह है। ইসলামপুর আমাদের ইয়ের থেকে, বিহারের ওই জায়গাটা বল, ওই জায়গা থেকে কিষানগঞ্জের আগে না পরে রে? কিষানগঞ্জের আগে, ডালখোলার পরে ইসলামপুর আসে। হ্যাঁ, হয়েছে তো। रायगंज मेडिकल कॉलेज में मेरा स्टूडेंट है, रायगंज मेडिकल कॉलेज। रायगंज मेडिकल कॉलेज तो বছর 3 হলো, 3 या 4 বছর হলো রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্ট আছে। ইসলামপুরে কোনো মেডিকেল কলেজ নেই, শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ মানে नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज। कुचबिहार मेडिकल कॉलेज করেছে, वो भी ओपन हो गया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गया। एक टाइम ऐसा था बेटा 656, हम लोग जब पढ़ते थे तब 650 सीट, 650। मेरा एक दोस्त 657 रैंक था, नहीं हुआ, 657 रैंक में नहीं हुआ, यस, और 650 सीट था। और आईआईटी ना মানে কি বলে আমাদের যাদবপুর, শিবপুর, নর্থ বেঙ্গল, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর কল্যাণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এই 4টে মিলিয়ে তখন শুধুমাত্র এইটা এসেছিল। সল্টলেকে যেটা মানে পুরনোটা, যেটা পুরনো বেসরকারি কলেজটা, भूल गया नाम उसका। अरे वो जस्ट आने से पहले था सीट इंजीनियरिंग में 960 या समथिंग। उसके बाद वो आने के बाद 1,500 या 2,000 सीट्स हुआ। अब तो सीट अनगिनत है, वो छोड़ दीजिए। तो एरकम छिलो कंपटीशन। तब जादवपुर में जो एडमिशन लेता था उसका जो लेवल होता था बेटा, अभी टॉप 100 वाला एक भी बच्चा जादवपुर में नहीं पढ़ता। सपोज वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में भी टॉप 100 रैंक हुआ, एक भी बच्चा जादवपुर में नहीं पढ़ता है, क्योंकि दे ऑल एस्पायर फॉर आईआईटी। जनरली जादवपुर का एडमिशन ही होता है आफ्टर 150 माने स्टेट रैंक।
क्योंकि ऑल एस्पायर फॉर आईआईटी, किसी ना किसी आईआईटी या एनआईटी में चला जाता है। जादवपुर का जो कंडीशन अभी है, कुछ भी दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जादवपुर का जो कंडीशन है वो बहुत सारे एनआईटी से भी गिर गया। क्या? नहीं 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 होता है ना, वो लोग डिपेंड करते हैं उसका रिजल्ट के लिए, एडमिशन नहीं लेता इधर, क्योंकि टॉप 100 वाला स्टूडेंट तो अच्छा ही होता है यूजुअली, है ना। सो दे डेफिनेटली गेट सम एनआईटी और द सेकंड जनरेशन आईआईटीज एटलीस्ट। फर्स्ट जनरेशन आईआईटी भी मिल जाता है बहुत सारों को, तो इसीलिए जादवपुर मेडिसिन नहीं लेता। लेकिन मेडिकल में ऐसा है नहीं। मेडिकल में कंपटीशन इज इन अ डिफरेंट लीग। आईआईटी में कितने एस्पिरेंट्स हैं? 13 लाख, मतलब जेई मेंस 13 लाख। तो 13 लाख में आप सोचिए जेई मेंस में कितने सीट्स है? बहुत सारे सीट्स जेई मेंस पे, जितने भी एनआईटीज है और फिर ट्रिपल आईटी है, फिर आईईएसटी है, तो सबको अगर मिलाओगे तो बहुत सीट्स है। एट द सेम टाइम आप सोचिए एनआईटीज तो अभी 23 या 24 हो गया शायद, तो 23-24 एनआईटीज मतलब हर एक एनआईटी में मिनिमम 1000 से 1500 सीट है। तो कैलकुलेट कीजिए आप, उसके साथ आप ट्रिपल आईटीज को इंक्लूड कीजिए। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरा भाई पढ़ता था ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में तो ट्रिपल आईटी की कंसिडर कीजिए, उसके बाद आईईएसटी कंसिडर कीजिए। इतने सारे सीट्स आ जाते हैं। हाँ, इंक्लूडिंग आईआईटी। अब आईआईटी में कितना है? आईआईटी में देखिए 20,000 सीट तक, 16, 17, 18,000 तक तो आपका आईआईटी मिल जाता है सही वाला, मतलब सही वाला आई शुड नॉट से, लेकिन कुछ ना कुछ आईआईटी मिल जाता है। उसके बाद 25,000, 30,000 रैंक अभी आ रहा है शायद, भूल गया मैं लास्ट तक कितना आया, एक्चुअली देखते नहीं है उतना कितना तक आया। तो एनीवे, तो कंपटीशन मेडिकल में अलग लीग पे है। पहले क्या हालत था, और 650 सीट से अभी तो 4,000 4,500 सीट हो गया। 29-30 मेडिकल कॉलेजेस, यू थिंक 30 मेडिकल कॉलेजेस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सीट है इंडिया में, 50,000 सीट उसमें गवर्नमेंट है। कितने लोग प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज बाकी, अब सोचिए 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज, एग्जामिनी कितना अगले साल अप्रोक्सीमेटली 29 लाख हो जाएगा, 27-20। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फिर से एक चीज, द बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड बट देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। मारपीट नीचे के लेवल पे ही होता है, ऊपर में मारपीट कम है। अब टारगेट करिए 680, 690, 660, 650, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगा आपको, वही टारगेट करना। एक टाइम पे ऐसा भी था, कल मैं देख रहा था, मेरा ही एक स्टूडेंट, नामটা ভুলে গেলাম আবার, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এখন তো পাস করে গিয়ে ইয়ে করছে, হাউস টাইপ না কি সব করছে, আবার লিখে যে দেখছি কালচারাল সেক্রেটারি অফ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেज। हमारी छात्री, वो जब मेडिकल में एडमिशन ली थी उसका स्कोर था 506, 506 या 508, 2016, 2016, 2016 में 2 बार हुआ था ना, देन आई एम टॉकिंग ऑफ 2015। तो उस कंडीशन में 2016 वाज द टफेस्ट पेपर, बहुत खराब पेपर था वो मुझे याद है ना, कि 2017 में, 2017 स्टूडेंट है, सॉरी 2017 स्टूडेंट किंवा 2018 स्टूडेंट, 2018 स्टूडेंट, आई एम सॉरी, 2018 में 506 में नेशनल मेडिकल कॉलेज मिला था, 2018 सॉरी, क्योंकि 2016 में तो ये आया, शातोकी आया, ऑल इंडिया रैंक 72 था उसका, 71 था, एम्स भुवनेश्वर में गया था, एम्स में मेरा स्टूडेंट था। तो ये है सिचुएशन। और आज 608 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है बंगाल में, हालांकि पेपर खराब था। इस बार का पेपर वैसा नहीं होगा, 2016, 2018, 2019 या तो 22 जैसा होगा, और वैसा अगर होगा तो कट ऑफ बहुत गिरेगा, निश्चिंत रहिए। इतना फ्लेयर भी नहीं है अभी तक। अगर 2018-19 का पेपर आया ना देखो क्या होता है, और मैं चाहता हूं ऐसा हो। 18 ठीक है, अरे उसमें भी कितना कट ऑफ घटेगा आपको पता ही नहीं। 16 होगा तो कट ऑफ तो दिखेगा नहीं, दूरबीन लगेगा, लेकिन अगर 18, 19 या 22 भी हो गया तो कट ऑफ आप देखो 700 के ऊपर कितना जाएगा। 2022 में जब अभिलाष 26 रैंक किया था तो उसका नंबर कितना था? 705, 705 ऑल इंडिया रैंक 26। तो सोचो, আমার এখনো মনে আছে ওটা, অভিলাষ মানে फैंटास्टिक, किंतु अभिलाष दिखा दिया था कि उसको मिल सकता है। अभिलाष एंड दिव्य प्रसन्न राणा 2 लड़का था, एकदम ऐसा चलता था,
और दोनों ही मतलब, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये मैंने देखा जनरली स्टूडेंट्स में क्या है, कंपटीशन रहता है। अभिलाष हमेशा, आज भी अगर बात करोगे, यूनिवर्सिटी टॉपर है, यूनिवर्सिटी में रैंक 1 आया। He rejected AIIMS Delhi and he studies in Calcutta Medical College कोलकाता। अभी भी अगर उसको पूछोगे तो मैं कितना अच्छा था, दिब्बो राणा तो मेरे से भी, अभी भी, लेकिन राणा को एम्स दिल्ली नहीं मिला था, ही इज इन एम्स ऋषिकेश। लेकिन राणा वाज सच अ स्टूडेंट, 2011 में जब when he was in class 11th, he secured all India rank 83 in KVPY. By that, in class 11th only, he secured a position, a good seat in IISc Bangalore. सोच सकते हो, जिसका जिंदगी का मकसद था केमिस्ट्री लेके पढ़ना। फैकल्टीज ऑफ केमिस्ट्री यूज्ड टू टेल मी कि वो उसका लेवल ऑफ सॉल्विंग ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चंस हम लोगों को सिखा देता है कि ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। ही वाज ऑफ दैट लीग। उसके बाद केमिस्ट्री ओलंपियाड में स्टेट टॉपर, बायोलॉजी ओलंपियाड में स्टेट टॉपर, दिव्य प्रसून राणा का बारे में बात कर रहे हैं। फिर WBJE में दिव्य प्रसून राणा का रैंक 160, WBJE। इंजीनियरिंग IIT में उसका रैंक था 2300 समथिंग, जेई एडवांस, जेई मेंस में 99.98। दिस इज द बॉय जिसका जिंदगी का उसका मम्मी और पापा, उसका पापा तो मतलब भयंकर इंसान है केमिस्ट्री में, भयंकर इंसान है, मम्मी भी केमिस्ट्री का है। सिर्फ मेरे इन्फ्लुएंस में वो बोला कि सर आपको देख के ही मुझे डॉक्टरी पढ़ना है, एंड देन ही स्टडीज इन एम्स ऋषिकेश। पहले साल he took up a project of ICMR, Indian Council of Medical Research। ICMR का एक प्रोजेक्ट में लीड किया, एक प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर में। कौन करता है? एम्स ऋषिकेश से। वो बच्चा, अभिलाष हमेशा कहता है मैं क्या हूं, बच्चा तो वो है। उन दोनों में, और राणा को पूछोगे, अरे अभिलाष का बैलेंस ही अलग है। और अभिलाष इतना रैंक नहीं किया, केवीपीआई में समथिंग 800 रैंक किया था, WBJE में वही 700-800 रैंक किया था, और लेकिन नीट में रैंक 26। तो राणा बोलता है कि अभिलाष का बैलेंस ही अलग है, और अभिलाष बोलता है अरे भाई वो तो अलग चीज है। सो दिस इज द म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और एक लड़का था अभिषेक कुंडू, अजीब लड़का, देख के लगा हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। ये पढ़ा रहे तो याद आ गया, एकदम दुबला, लेकिन माय गॉड, मेडिकल IIT KVPY एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर KVPY 124 रैंक 11 में पढ़ते हुए। अभी IISc में पढ़ रहा है वो। मम्मी चाहती थी हमेशा कि मेडिकल में जाए, पापा चाहता था IIT में जाए, लड़का बोला कहीं नहीं जाना है, IISc जाना है। अजीब लड़का। और रिसेंटली प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस, शायद फ्रांस में ही है अभी। ऐसे स्टूडेंट देखे हैं बेटा, अजीब स्टूडेंट्स। तो 2022 was one of my best team। अब 2024 में भी वो हुआ, लेकिन उस 24 का टीम बहुत अच्छा रिजल्ट किया नीट में, 700 के ऊपर भर के है। टोटल मेरा पढ़ा हुआ बच्चा मान के चलिए 13 या 14 है 700 के ऊपर। लेकिन स्टिल 2022 बैच वाज जीनियस, दैट वाज जीनियस। वो अलग ही है, वैसा इंटेलिजेंट, वैसा जीनियस इसमें नहीं था। इसमें हाँ रिगोरस वर्किंग, मेहनत करके रैंक, ये सब अलग चीज है, लेकिन वो जो स्पार्क होता है ना, एक है अर्णव गोस्वामी, पागल, अभी भी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ता है, फुटबॉल ये सब करके, लेकिन एग्जाम में देखो अभी भी वैसा ही है। उसका भाई IIT के एक दिन पहले कौन फुटबॉल खेलता है? IIT से एक दिन पहले कौन फुटबॉल खेला? और बाकी दोस्त मेडिकल हो गया, नीट का एग्जाम, फिर IIT के बीच में 3 हफ्ते का गैप होता है। फर्स्ट वीक में नीट होता है और लास्ट वीक में मई महीने का IIT होता है। हर दिन खेलना, और मम्मी रोज आके कंप्लेन। लड़का क्या बोला मुझे एक दिन आके, मैं बोला भाई तू ऐसा कर रहा है, वो IIT उसका अर्णव का भाई अयन गोस्वामी, अगले साल 2023। मैं बोला कि भाई तू इतना ऐसा क्यों कर रहा है? बोले सर मुझे तो चाहिए 200 से 300 रैंक। मतलब क्यों भाई? RMO में ऑल इंडिया रैंक 1, और उसके बाद INMO में सिलेक्शन रैंक फर्स्ट। INMO इनमो में 68 स्कोर था उसका, और उसी के चलते ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में उसको एग्जाम देना नहीं पड़ा, डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया गया। इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक 1। वो बच्चा मुझे आके बोल रहा है मुझे तो सर IIT में 200 से 300 वाला रैंक चाहिए। हम क्यों? बोला मुझे पढ़ना ही है वो सब्जेक्ट जो कोई लेता नहीं है।
हम क्यों, कौन कौन सब्जेक्ट? बोले मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वही पढ़ना है मुझे, टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ आईआईटी। कभी गूगल कीजिएगा देखिएगा, आईआईटी दिल्ली में बीटेक देता है, गुवाहाटी में बीएस एंड खड़गपुर में बीएस देता है, बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन आईआईटी दिल्ली एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो जिसमें बीटेक देता है। वो लड़का का एग्जैक्ट रैंक है 235, नहीं पढ़ा। वो बच्चा अगर सही में पढ़ता, सिर्फ रैंक के लिए पढ़ता, वो ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 होता। 1 to 10 वाला बच्चा क्या होगा सर पढ़ के? और दोस्तों का एग्जाम खत्म हो गया तो मुझे तो क्या, सब दोस्त उसका मेडिकल एस्पिरेंट था और सब मेडिकल रैंक स्कोर क्रैक कर दिया। फर्स्ट वीक में एग्जाम हो गया, हर कोई श्योर हो गया कि मेरा रैंक आ रहा है शाम तक, और फिर हर रोज खेल रहा है, सब वो भी खेल रहा है। ऐसा भी देखा है। एनीवे, मजा आता है, व्हेनेवर आई थिंक ऑफ दिस पीपल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, और फिर आईआईटी में जाके पढ़ाई बंद कर दिया। फर्स्ट ईयर में सप्ली, मैं फोन किया एक दिन, क्यों पर ऐसा क्यों हो रहा है? देख लेंगे ना सर, आईआईटी में कोई इतना सोचता है क्या? ना क्यों? अरे सर गेट से निकलते ही एम्स है। अच्छा, और फिर उस गेट, साउथ गेट से निकलते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सच में है, मुझे पता ही है। अच्छा, अरे सर अभी इतना थोड़ी ना पढ़ाई होता है। अरे एलन पैसा वैसा कब देगा वो बोलिए। दिस इज हिज अप्रोच ऑफ लाइफ। ये बच्चा एक्सेल नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मतलब वो क्या कहते हैं उसको, आजकल जो बहुत चलता है की एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। आजकल दुनिया का टॉप डेटा एनालिस्ट आईआईटी दिल्ली से आता है, क्योंकि बीटेक देता है ना वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। वो भयंकर सब्जेक्ट है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2 दिन लग जाता है, ऐसा सब्जेक्ट है वो। तो अजीब ऐसे लोग भी देखे। एनीवे, बैक टू हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत सारी चीजें बोले, चलो यादें ताजा हो जाता है कभी कभी। क्या भुवनेश्वर, तुम्हारे कॉलेज में ही मैंने बहुत सारे बच्चों को भेजा। तुम्हारे कॉलेज मतलब भुवनेश्वर एम्स नहीं, भुवनेश्वर एम्स से पहला मेरा भुवनेश्वर एम्स भेजा था ऑल इंडिया रैंक 71, छात्रों की मंडल। अभी वो बीएचयू में क्लिनिकल मेडिसिन में फाइनल ईयर, माने पीजीटी सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा उसका, डॉक्टर बनी गया कंप्लीट। एनीवे, केस 2 एनसीईआरटी अजीब लिखता है। एनसीईआरटी लिखता है अ प्रेग्नेंट लेडी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, उसका बच्चा भी हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करेगा। एनसीईआरटी ये लिख रहा है। तो केस 2 का 2 कंडीशन हो सकता है, एक जो एनसीईआरटी लिख रहा है, एक जो हम लिखेंगे। एनसीईआरटी लिख रहा है ए प्रेग्नेंट लेडी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। ओविलस को कभी देखोगे ना मजा आ जाएगा, बाकी लोग तो है नहीं इधर, सब बाहर है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक्टा एटा। So the NCERT writes the child, the baby has hypothyroidism, is born with hypothyroidism, है ना? The baby will be born with hypothyroidism। और इस बेबी का क्या क्या सिम्टम्स होंगे? What symptoms do the baby will have? देखो एनसीईआरटी में लिखा है लो ये मेंटल क्या है, ये लो इंटेलिजेंट कोशेंट है ना, पढ़ो एक बार। स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को क्रेटिनिज्म लिखा है, लेकिन इन जनरल इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। एनीवे, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट कोशेंट, लो आईक्यू, डेफ स्किन एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म मतलब सुन भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? ये देखिए, डेफ म्यूटिज्म का रीजन क्या है पता है आपको? जो सुन नहीं पाता वो बोल, मतलब जो बहरा है वो गूंगा भी होता है। क्यों? जो बहरा है वो गूंगा भी होता है। कैन यू से भाई? अरे 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 अरे, नो, because the gene which is responsible for speaking
and the gene which is responsible for hearing, they are complementary genes. एक अगर ब्लॉक हो गया तो दूसरा भी काम नहीं करता. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या है? दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दोनों एक्टिव होगा तभी जाके दोनों एक्सप्रेस एक साथ करेगा. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक एक्सप्रेस किया और दूसरा एक्सप्रेस नहीं किया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. है ना, याद है ना? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. दोनों लिंक्ड अलग बात है, डोंट से लिंक्ड. लिंकेज इज समथिंग डिफरेंट. लिंकेज में उसका लोसाई कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मतलब दोनों जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कोई एक एक्सप्रेस नहीं कर सकता. इफ यू ब्लॉक वन, द अदर विल आल्सो बी ब्लॉक्ड. सो दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. डेफ म्यूटिज्म का रीजन यही है हमेशा, द जीन्स फॉर हियरिंग एंड फॉर स्पीकिंग, है ना, आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. ये याद रखिएगा. क्यों इसीलिए डेफ म्यूटिज्म को एक साथ लिखा गया, नहीं तो एक साथ नहीं लिखते. डेफनेस लिखता अलग से, अनेबल टू स्पीक लिखता अलग से, लेकिन डेफ म्यूटिज्म ऐसे नहीं लिखता. इसका रीजन यही है. सो डेफ म्यूटिज्म हो गया. तो ये वाला कंडीशन, दिस टोटल थिंग इज एक्चुअली क्रेटिनिज्म. ऑल्दो एनसीईआरटी राइट्स स्टंटेड ग्रोथ एज क्रेटिनिज्म. देखो एनसीईआरटी स्टंटेड ग्रोथ के पास ब्रैकेट लगा के लिखा क्रेटिनिज्म, लेकिन एक्चुअली द एंटायर फेनोमेना दैट इज इन्वॉल्व, जो भी सिम्टम्स इधर देख रहे हो आप, सब मिला के क्रेटिनिज्म होता है. स्टंटेड रीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज विद इन ब्रैकेट क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म में ये सब स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ छोटा हो गया, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. इसके चलते ये सब समझ में आया. अब जरा देखिए ध्यान से. अब केस 2 मैं बताऊं, क्योंकि हर किसी में ऐसा नहीं होगा. हर प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग कंसीडर कर लिए, इसका मतलब प्रेग्नेंट लेडी के बगैर किसी का हाइपोथायराइडिज्म नहीं हो सकता. और अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी का है वो जन्म से है, क्रेटिनिज्म है, ऐसा तो नहीं है. तो बच्चा जो होगा तो हाइपोथायराइडिज्म. उसके बाद अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो क्यों होता है वही मैं बोल रहा हूं अभी. सो नाउ लुक हियर, व्हाई हाइपोथायराइडिज्म ऑकर्स इन अ नॉर्मल केस. In another case, hypothyroidism occurs because the number of iodinated tyrosine molecules decrease. मैंने आपको कहा था out of 113 tyrosine molecules 27 can be iodinated. बताया था ना मैंने आपको. लेकिन अगर the number of iodinated tyrosine molecule decrease हो गया, वो जेनेटिक डिफेक्ट है, क्योंकि आयोडिनेटेड टायरोसिन मॉलिक्यूल सही से सिंथेसाइज नहीं हो पाया, इसीलिए द नंबर ऑफ आयोडिनेटेड टायरोसिन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज. और अगर वो डिक्रीज हो गया, देन डेफिनेटली T3 T4 विल बी लेस. T3 and T4 will be less, definitely. And this is the case of hypothyroidism. And let me tell you, hypothyroidism जो भी कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर एडल्ट में है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सिडीमा. इडीमा माने abnormal accumulation of fluid in the body, in the interstitial space, that is called edema. मिक्सिडीमा मतलब होल बॉडी में ऐसा हो रहा है, मिक्स इडीमा, है ना. तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट गिव्स यू मिक्सिडीमा एंड इन चिल्ड्रन गिव्स यू क्रेटिनिज्म. तो इन चिल्ड्रन वो जो लिखा था, दैट इज क्रेटिनिज्म. तो hypothyroidism in adult gives myxedema and hypothyroidism in children gives cretinism. Am I clear? क्योंकि TSH बढ़ेगा ना. TSH क्या करेगा? अल्टीमेटली एनाबॉलिक हार्मोन है, तो बॉडी स्वेल कर जाएगा ना. हाँ बोलो. बेबी का क्रेटिनिज्म नहीं होगा तो हो जाएगा. डेफिनेटली होगा. हर किसी कंडीशन में होगा. क्रेटिनिज्म में भी थायराइड ग्लैंड फूलेगा, मिक्सिडिमा में भी थायराइड ग्लैंड फूलेगा. क्यों फूलेगा? बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी को तो T3 T4 नहीं मिल रहा है, तो बॉडी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके TSH को स्टिमुलेट करेगा और TSH कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली स्वेलिंग होगा.
गॉट इट? तो ये फोटोग्राफ, ये जो मैंने स्कीमेटिक चार्ट बनाया, इससे देखो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट हो गया, दोनों कंडीशन खत्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। तो चलिए बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। इधर ही लिखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एनसीईआरटी अजीब तरह से लिखा है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, अजीब तरह से लिखा है एनसीईआरटी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। एक तरफ एनसीईआरटी लिख रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो एक कंडीशन में होगा, दैट इज कैंसर ऑफ थायराइड। व्हाट नॉनसेंस, कैंसर ऑफ थायराइड छोड़कर और किसी कंडीशन में किसी का हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। और एनसीईआरटी और एक चीज लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड। तो एक तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म ऑकरिंग ड्यू टू कैंसर, एक तरफ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। तो इन दोनों कंडीशन में ही केवल हाइपरथायरॉयडिज्म होगा? ऐसा नहीं है। अगर आयोडीनेटेड टायरोसिन मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज हो गया तब भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर 27 आयोडीनेटेड होना चाहिए उसके बदले में 50 हो गया तो क्या होगा? 54 हो गया तो क्या होगा? डबल हो गया। गॉट इट? 81 हो गया, ट्रिपल हो गया तो क्या होगा? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कंडीशंस एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा माय डियर। एनसीईआरटी लिखा है, देखो, नंबर 1 कैंसर ऑफ थायराइड, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये तो लिखा है। नंबर 2 एनसीईआरटी लिखा है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, नोड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड, इन द थायराइड। और तीसरा मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आयोडीनेटेड टायरोसिन molecules will increase in number of iodinated tyrosine molecules will increase in number। अगर ऐसा हो गया, in all these cases my dear, अच्छा, nodules of the thyroid gland is called Plummer's disease, it is called Plummer's disease। in all these three cases my dear, T3 and T4 secretion will increase abnormally, T3 and T4 will increase abnormally। and you remember, अगर T3 T4 excess होता है मतलब BMR is high, है ना? रुक जा, BMR is high, respiratory rate is high, heart rate is high, in that case excessive thyroxine deposits at the back of the eyes protruding the eyeball, so exophthalmic goiter भी होगा, है ना? लेकिन एक चीज बताते हैं आपको, T3 and T4 जो भी करेगा, लेकिन एक खराब चीज कर देता है, अगर ये abnormally high हो गया, this leads to a release of a chemical जिसका नाम है LATS, लैट्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? एक पॉइंट के लिए, रुक जा, समझ में आ जाएगा। It helps in the release of a chemical called LATS, full name long acting thyroid stimulator। क्या नाम है? long acting thyroid स्टिमुलेटर। अब ये लैट्स क्या करता है माय डियर, पता है? ये जो लैट्स है माय डियर, इट विल इनहिबिट द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक को ये बंद कर देगा। T3 T4 ज्यादा होने से तो TSH कम होना चाहिए, ये नेगेटिव फीडबैक को बंद कर देगा। बस, स्टॉर्म ऑफ द थायराइड, इसको थायराइड स्टॉर्म। नेगेटिव फीडबैक को जैसे ही ये बंद कर देता है, TSH भी कंट्रोल नहीं होगा। TSH भी बढ़ रहा है, T3 T4 भी बढ़ रहा है। इन दिस सीवियर कंडीशन, व्हाट हैपेंस इज TCSH इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, सो गोइटर इसमें भी होगा। जनरली हम लोगों को लगता है केवल हाइपोथायरॉयडिज्म में ही गोइटर है, बट अगर एक्सेसिव हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, then also it can lead to goiter। समझ में आया? So negative feedback is inhibits the negative feedback control। तो नेगेटिव फीडबैक का जो कंट्रोल है उसको ये करेगा इनहिबिट, एंड अल्टीमेटली एकदम ब्लास्ट ऑफ TSH, एंड दैट विल लीड टू गोइटर एज वेल एज बाकी जो सिम्टम्स है। बाकी सिम्टम्स में एक तो मैंने आपको अभी बताया, एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर, थायरॉक्सिन डिपॉजिट्स एट द बैक ऑफ द आईज प्रोट्रूडिंग द आईबॉल, एक्स ऑप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मोस माने की चोक, है ना? एक्स माने बाहर दिखे, समझ में आया? तो और एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म, एक्सेसिव ब्रेकडाउन,
और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, लीन थीन, एकदम दुबला हो जाए, जो भी खाओ बहुत खुदा, भूख बहुत, एक्सेसिव हंगर, खाना खा रहा है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, दुबला, एकदम हाथ ऐसे ऐसे करके आंख निकल के आ गया, ऐसा ये है, ये भी फुला हुआ है, वैसा कंडीशन, दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म। हाँ बोल, क्या बोला, समझ सुनाई नहीं दिया। वोरेशियसिटर्स कहते हैं, विगोरस थोड़ी ना है। हाँ 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 हाँ, इसका एक्चुअली ये कंडीशन में ना बेटा हमेशा भूख लगता है, इतना ब्रेकडाउन बॉडी में हो रहा है, ज्यादा दिन जीता भी नहीं, ऐसा हाथ ऐसे करेगा ना, हाथ ऐसे ऐसे होगा, ट्रेमलिंग ऑफ द टर्मिनल फैलेंज जैसा हम लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे, कभी हाथ स्ट्रेट नहीं रख सकता, इतना ज्यादा थायराइड बॉडी में ये हो गया, चार्ज हो गया। तो दिस कंडीशन समझ में आ गया, एक्सोप्थेल्मोस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नोड्यूल्स मतलब बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, वो कैंसर में मैलिग्नेंट ट्यूमर है और नॉर्मल नोड्यूल में बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज कॉल्ड प्लमस डिजीज। कैसे बनता है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन से ही तो ट्यूमर होता है। थर्ड तो आयोडीनेटेड टायरोसिन, वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, टायरोसिन ऐसे बन गया कि बहुत ज्यादा टायरोसिन बाइंड कर रहा है आयोडीन के साथ, तो ज्यादा बढ़ेगा T3 T4। ठीक है, अब एक पॉइंट एनसीईआरटी में आप लिख लीजिए, इफ ऑटो एंटीबॉडीज, अलग से लिखिएगा, इफ ऑटो एंटीबॉडीज, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से लिख लीजिएगा, इफ ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, if autoantibodies are produced against thyroid antigen, if autoantibodies are produced against thyroglobulin protein, if autoantibodies are produced against thyroglobulin molecules by protein, then globulin protein, then क्या होगा, destruction of the thyroid gland, then destruction of the thyroid gland, है ना, and that is called Hashimoto's thyroiditis, autoimmune disease that results in an autoimmune disease called Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis. ठीक, ये लिख लिया आपने, ठीक है। होगा जे, लिखे नहीं छो। अब देन थायराइड का जो तीसरा पार्ट है, मैंने आपको बताया था थायराइड में दो टाइप ऑफ सेल्स है, स्ट्रोमल सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स का दो टाइप है, थायरोफॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर, कल बताया था मैंने। थायरोफॉलिकुलर से बना T3 T4, पैराफॉलिकुलर सेल से बनेगा TCT, विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे विद कंपैरिजन विद पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो बेस्ट चीज है इसको इरेज करके, इसका फोटो ले ले बेटा, इसको इरेज करके फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड का शुरुआत करके दोनों को एक साथ निपटाएंगे, है ना। चलिए इसका फोटो ले लीजिए एंड सेंड इट टू द ग्रुप। क्या हुआ, हाँ ভালো করে নে, লাইট লাইট পড়ছে কোথায় দেখ ভালো করে দে, শুদ্ধ ফাঁকিবাজি। ভালো হচ্ছে, सबको समझ में आएगा तो, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। কি রক্তিম স্যার, রঙ্গিত সঙ্গীতই হলো, যাহা রক্তিম তাহাই রঙ্গিত। কি आरिश, आरिश भी है, आरशी भी है, स्पेलिंग तो एक ही है, सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, है ना। दो है,
एक आईआईटी नर्चर में है, एक मेडिकल नर्चर में है, आरशी, और ये है आरिश। हाँ वो एक है, और एक आरशी है, वो तो ये है। तो दो आरशी और एक आरिश। और कैटरपिलर, आपका तो थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, सो वोरेशियस, बट यू आर स्टिल अ वोरेशियस लीफ ईटर, बीइंग अ कैटरपिलर, द लार्वल स्टेज, है ना। ग्रुप, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, शुरू करते हैं हम लोग। पैराथॉर्मोन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं माय डियर। छोटा सा जगह लगेगा, ज्यादा जगह नहीं लगेगा पैराथॉर्मोन में। अब देखो इस बार का नीट का पेपर क्या बनाए ये लोग। हाँ, क्या बोले, लेकिन बंगाल में कोई कंप्लेंट नहीं आया था, बंगाल में कोई कंप्लेंट नहीं आया था। और बंगाल का परफॉर्मेंस भी अगर एक्सेप्शनल था, एक से बिहार से बेटर था। 633 कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज, दैट इज माइंड ब्लोइंग। इस बार जो हुआ था ना, फेज 6 से 35 फर्स्ट फेज, फर्स्ट काउंसलिंग पे 635 कट ऑफ था, भयंकर था वो, मतलब सब। और मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, बंगाल का मार्क्स जो 2021 से बढ़ना चालू हुआ, उसमें एलन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। व्हेन एलन हैज कम इन विद दिस फोर्स, बाकी लोग भी तो बहुत एक्टिव हो गए, मार्केट बहुत एक्टिव हो गया। और आप देखिएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मैंने कहा था बाय 2026 और 27 बंगाल विल टॉपल दिल्ली इन कट ऑफ। दिल्ली में इतना सीट्स भी नहीं है, बंगाल में इतना सीट्स है, फिर भी टॉपल कर देगा, देखना। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा है बंगाल से अभी, मेडिकल में इन पर्टिकुलर। आईआईटी में और थोड़ा, और एक साल, फिर देखिएगा आईआईटी का भी मजा। ठीक है, चल अब पैराथाइरॉइड देखते हैं। ये थाइरॉइड ग्लैंड है ना, थाइरॉइड ग्लैंड है। अब ये जो थाइरॉइड ग्लैंड है, इसके डॉर्सली, मतलब इसके पीछे, तो डॉट 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 इसीलिए दिया मैंने। तो हर एक लोब में दो दो करके, हर एक लोब में दो दो करके ग्लैंड है, दीज आर पैराथाइरॉइड। ठीक है, दीज आर पैराथाइरॉइड। सो डॉर्सल टू द थाइरॉइड ग्लैंड, डॉर्सल टू द thyroid gland, dorsal to the thyroid gland, two in each lobe, two in each lobe, my dear students. Dorsal to the thyroid gland, two in each lobe. And my dear students, ये जो है पैराथाइरॉइड releases the hormone, releases the hormone जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, releases the hormone called parathormone, preferably known as Collips hormone. पैराथॉर्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन, इसको कहते हैं हाइपर, हाइपर, अच्छा इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटीन हार्मोन। वेराज इसका जो एंटागोनिस्टिक रिएक्शन है वो तो टीसीटी से है, वो पेप्टाइड, एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ? और टीसीटी प्रोटीन और ये पेप्टाइड, ओ माय गुडनेस, सॉरी, इट्स अ पेप्टाइड, आई एम सॉरी बेटा, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। सो टीसीटी इसका एंटागोनिस्टिक है, दैट इज प्रोटीन। तो देख, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन मतलब क्या, दैट इज इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे इंक्रीज करेगा, मैं एक चीज करूंगा, देखिए हर कोई देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 बोन, नंबर 2 इंटेस्टाइन, नंबर 3 पीसीटी, पीसीटी समझते हो ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीनों से कैल्शियम का फ्लो होगा इन द ब्लड। तो ब्लड में इन तीनों जगह से कैल्शियम जाएगा। एम आई क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कैल्शियम का फ्लो हो रहा है इन द ब्लड फ्रॉम दीज 3 रीजियंस, बोन से अगर जाएगा उसको कहेंगे रिजॉर्प्शन, एनसीईआरटी में लिखा है। इंटेस्टाइन से जाएगा तो वो है एब्जॉर्प्शन, लिखा है एनसीईआरटी में।
एंड पीसीटी से जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन माय डियर स्टूडेंट्स, समझे? और एग्जैक्टली रिवर्स होगा थायरोकैल्सिटोनिन। तो मैं सिर्फ एक ही चीज लिखूंगा, देखिए, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन टीसीटी, एंड टीसीटी इज अ प्रोटीन हार्मोन। बस मुझे और कुछ नहीं लिखना है। अब देखना है दो चीज, पैराथॉर्मोन का हाइपो एंड हाइपर, हाइपो एंड हाइपर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपो में क्या होगा? लैक ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो टेटानी, इनकोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेटानी के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हाइपो में आएगा टेटानी, और हाइपर माने एक्सेस, अगर बोन से अगर कैल्शियम निकल गया तो ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये बताया भी था शायद आपको, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कैविटी में अगर कैल्शियम फिल नहीं करेगा तो फाइब्रस टिश्यू फॉर्म करके ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका लीडिंग टू द ब्रिटलनेस ऑफ द बोन्स, भंगुर हो जाবে बोन्स গুলো। বলেছিলাম মনে আছে? সো অস্টিওপোরোসিস followed by increased brittleness of the bones, due to the deposition of fibrous tissue माने फाइब्रोब्लास्ट्स, है ना? that is called osteitis, पढ़ाया था मैंने, osteitis fibrosa cystica। देखिए, ठीक है? तो थायरोकैल्सिन माने पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड दोनों ग्लैंड को एक साथ हमने निपटा दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? भुवनेश्वर ठीक है ना? हाँ, चल उस पार्ट का फोटो भी ले ले छोटा सा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में थाइमस है, ये छोटा छोटा कुछ है, और एक मेजर है दैट इज एड्रेनल ग्लैंड। वो भी पूरा एक क्लास लगेगा एड्रेनल ग्लैंड के लिए। कल हम लोग एड्रेनल ग्लैंड को टच करेंगे। परसों आपका एग्जाम है, आराम से बुझली कैटरपिलर, कोई दिक्कत? ठीक तो মনে থাকবে তো বাবা? তাহলে ওয়াটার এন্ড ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স, ये पॉइंट याद रखना, ये गलती होता है। इट्स अ कॉमन मिस्टेक फॉर द स्टूडेंट्स, दे फॉरगेट। जनरली हम लोग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ना हम लोग एल्डोस्टेरोन में घुसेड़ देते हैं। एल्डोस्टेरोन में तो है ही, लेकिन थायराइड हार्मोन में भी है। ठीक है, बोलो और कोई दिक्कत? लिखा है ना उधर? हाँ, हाइपोथायराइडिज्म इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे होगा? थायराइड हार्मोन्स क्या बीएमआर बढ़ाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? बीएमआर बढ़ता है। ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? बीएमआर बढ़ता है। तो बीएमआर मतलब वो जो डिजेनरेशन ऑफ ये होगा, तो हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होगा, डिजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, और एक चीज आप सोच सकते हो, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी को वो इनहिबिट करेगा, टू सीक्रेट द एलएच एंड एफएसएच। तो मैच्योरेशन, ओवरियन मैच्योरेशन माने ओवरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन भी इनहिबिट करेगा। तो अल्टीमेटली ओव्यूलेशन अगर इनहिबिट हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड हो गया। ठीक, हाइपोथायराइड पेशेंट में तो ये होता है, कॉमन सिम्टम है कि ओव्यूलेशन कम हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन माने इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, वेरी कॉमन सिम्टम। that is called metrorrhagia, irregular menstrual cycles। ठीक है, एनीवे ले लिया ना इसका, बस हो गया। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट थाइमस का इंट्रोडक्शन करके हम लोग अभी इसको क्लोज करेंगे। तो पिनियल ग्लैंड का डिस्कशन हम लोगों का हो चुका था, याद है ना? मेलाटोनिन वाला डिस्कशन, क्या रे याद है ना? আমরা যখন পড়েছিলাম হাইপোথ্যালামাসের সাথে পিনিयल গ্ল্যান্ড, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? याद है ना? वो लेक्चर देख लेना एक बार। एनीवे, जीसेट तो করছিস সত্যি তো? एक चीज याद आ गया, घुंगरू सेठ बोला आपने मुझे जी कहा। बोले क्या बात कर रहे हैं, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं। अब तो फिर भी डॉक्टर है, कितना नेक काम करते हैं, है ना ये डायलॉग? जी सेठ। चलो ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, थाइमस।
थाइमस के बारे में बेटा दो चीज, नंबर वन, थाइमस का लोकेशन। एनसीईआरटी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में देखो थाइमस का लोकेशन एक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम 2 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाते हो, उधर भी थाइमस का लोकेशन एक और लिखा है। दोनों का लिखना सही है, लेकिन दोनों दो पोजीशन ऑफ द बॉडी के हिसाब से लिखा है। किसी के पास वॉल्यूम 2 है? नहीं है ना? अच्छा ठीक। अच्छे, भुवनेश्वर के पास है। नहीं, वो लाइन एक बार मैं बोल देता हूं क्या लाइन है, वो तो मुझे याद ही है, कुछ हलकट नहीं लगाया। नहीं है, छोड़ दे, मैं बोल देता हूं क्या लिखा है। In that it is written, thymus is located beneath the breastbone. Beneath the breastbone क्यों लिखा है? That is in supine position. When the person is lying down on the back. भुवनेश्वर ध्यान से सुन. When the person is lying down on the back, ऐसे सोया हुआ है तो beneath the breastbone. ठीक? That is in supine position. उसको कहते हैं supine. और ये जो on erect position, in erect posture, NCERT का लाइन ये जो है, that is behind the sternum, between the lungs and ventral to the aorta, ये लिखा है। और इसमें दो चीज है कि थाइमस helps in the secretion of a hormone called thymosin. थाइमोसिन के एक्चुअली दो टाइप है, टाइप 2 एंड टाइप 1। टाइप 1 जो है वो बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और टाइप 2 जो है वो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और डिफरेंशिएशन। तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है थाइमस में, तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसीलिए थाइमस को कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये मैंने बताया था आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। और ये बी लिम्फोसाइट को का भी मैच्योरेशन को हेल्प करता है। इसीलिए बी लिम्फोसाइट से ये क्या रिलीज करता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बी लिम्फोसाइट। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है थाइमस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और फिर लिखा है, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे आएगा? बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनेगा। तो ये बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन को ही अगर दिक्कत कर देता है तो अल्टीमेटली ह्यूमरल इम्यूनिटी भी दिक्कत हो जाएगा, है ना? और एडल्ट में थाइमस डीजेनरेट कर जाता है। इसीलिए लिखा है ओल्ड एजेड पीपल हैव लैक ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी थोड़ा कम होता है, ये लिखा है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन डिफेक्ट अगर होगा, दैट विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड स्किड, SCID, जो आपने पढ़ा था 4-year-old गर्ल चाइल्ड। पढ़े जीन थेरेपी, पेज नंबर 211 वॉल्यूम 2, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। क्योंकि ये जो थाइमोसिन 1 है वो एडेनोसिन डीएमिनेज को एक्टिवेट करता है, करके वो बी लिम्फोसाइट को इमैच्योर से मैच्योर बनाता है। तो अगर थाइमोसिन 1 डिफेक्ट हो गया तो एडेनोसिन डीएमिनेज भी डेफिशिएंसी हो जाएगा, एडीए जीन ब्लॉक्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्लियर? डन हो गया? कोई भी आंसर बता सकते हो? ठीक है ना? बस इतना ही रखते हैं। पिनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, और अभी सीधा हम लोग एड्रेनल ग्लैंड पे जाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड में एक क्लास पूरा लगेगा एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ाने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद पैंक्रियस, टेस्टिस, ओवरी, जीआई ट्रैक्ट, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 2 चैप्टर, ओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, अरे अरे वो लास्ट में होगा, पहले इसकी सिलेबस को कंप्लीट करके फिर उसको हिट किया जाएगा, समझे ना? पढ़ाएंगे एकदम 12 का सिलेबस आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद आपका इवोल्यूशन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिला के 13 क्लासेस मतलब 3 वीक्स। उसके बाद इवोल्यूशन 8 क्लासेस, मैक्सिमम 7 क्लासेस, तो 20। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 9 क्लासेस, 29। बायोटेक्नोलॉजी 8 क्लासेस, कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। बायोटेक 8 क्लासेस, तो 38। हाँ मैं पढ़ाऊंगा ना, 38। टोटल 50 क्लासेस में सिलेबस निपट जाएगा।
50 मोर डेज आपको मुझे झेलना है। तो 10 वीक्स, 2 महीना, 3 महीना, फरवरी में खत्म होगा। अगर फरवरी में खत्म कर पाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ये, क्योंकि इतना लेट शुरू किया हुआ सिलेबस। चलो, थैंक यू। बी लिम्फोसाइट, थाइमोसिन 2, वो जो लिखा है